हमने जो है कल स्टार्ट कर लिया था। समन्स अगर किसी चीज़ को हमें प्रोड्यूस करना है, वांट टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और अ लेटर और अ थिंग, we produce any of want to produce any of the things before the court, then the court may issue summons। और वहीं पर SHO या जो थाना इंचार्ज है, जिसको हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, if they want to get any of those things, they can issue a notice in writing. A written order will be issued by them directing the person to attend and produce or to just produce the said thing or the document। ये मेथड्स हमने जाना। और अगर वो पोस्टल कस्टडी की स्टडी में है, पोस्टल अथॉरिटी की स्टडी में है, कहाँ है, पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में अगर वो डॉक्यूमेंट है, तो उसके केसेस में हमने जाना कि कुछ अलग प्रोविजंस करे गए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, कोर्ट ऑफ सेशन है या फिर आपका हाई कोर्ट है, केवल और केवल वही एम्पावर्ड हैं कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं इस लेटर की या डॉक्यूमेंट या पार्सल की डिलीवरी को लेकर कि किसको वो डिलीवर करना है। अदर मैजिस्ट्रेट डू नॉट हैव दैट। बट बाकी के मैजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, या फिर आप कमिश्नर ऑफ पुलिस की बात करेंगे या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात करेंगे, दे कैन गिव डायरेक्शन टू द पोस्टल अथॉरिटी टू डिटेन द सेम, कि आप उसको डिटेन करके रखिए जब तक कि वो ऐसा ऑर्डर लेकर के दूसरे कोर्ट से नहीं आ जाते हैं। कौन से कोर्ट से लेकर के आना पड़ेगा? मैंने बताया आपको, DM, CJM, सेशन कोर्ट और दी हाई कोर्ट। इनसे जब तक ऑर्डर लेकर के नहीं आ जाते तब तक आप उसको डिटेन करने का जो है ऑर्डर दे सकते हैं पोस्टल अथॉरिटी। इट कैन बी डन बाय देम। चलिए, नाउ वी हैव टू डील विथ we have to deal with सर्च वारंट। इसके साथ डील करना, सर्च वारंट जो है वो डील करना। तो देखिए, समन्स जैसे हमने पढ़ा कि भाई समन्स जो है माइल्डर फॉर्म है, उसके बाद में वारंट आते हैं। समन्स में जनरली जिस व्यक्ति को प्रोड्यूस होना है उसी को डायरेक्शन दिया जाता था, जिस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है उसी को डायरेक्शन दिया जा रहा है दैट यू आर डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। बट वारंट में आप एक ऑफिशियल को डायरेक्शन देते हैं और बोलते हैं कि यू गो टू दैट पर्सन एंड ब्रिंग दैट पर्सन बिफोर मी। तो सेम गोज विद द सर्च वारंट। अभी हम पढ़ेंगे कि वही रूल्स जो आपके वारंट ऑफ अरेस्ट में लागू होते हैं, द सेम रूल्स अप्लाइज टू सर्च वारंट ऑल्सो। तो सर्च वारंट में क्या करोगे आप? किसी एक ऑफिशियल को बोलोगे, या तो पुलिस ऑफिसर को या गवर्नमेंट सर्वेंट को या कोर्ट के ऑफिसर और एनी प्राइवेट पर्सन ऑल्सो फॉर दैट से, what you will say to that person, that you go to that person who is named as in this warrant and you bring that thing before us. Now the question is, in what situation the search warrant may be issued? कब आप इशू कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको वारंट ऑफ अरेस्ट के केसेस में बताया था कि भाई एक तो वारंट केसेस में आप जारी करते ही करते हैं जहां पे आपको लगता है कि भाई वो समन्स को क्या करेगा, ओबे करेगा ही नहीं, या वो इवेड कर रहा है अरेस्ट को। तो वहाँ पर आप क्या करते थे? आप समन्स की जगह वारंट भी जो है वो जारी कर देते थे। सेक्शन 90 मैंने आपको बताया। तो वही सिचुएशंस हमें यहाँ जाननी है। व्हेन दिस वारंट ऑफ सर्च, जिसको हम जनरली बोलते हैं सर्च वारंट, सर्च वारंट्स कब जारी करे जाएंगे ना, उसकी के लिए सबसे पहला है सेक्शन 96 का सबसेक्शन 1। सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 ओपन कर लीजिए आप। आपको एक एक बातें बताते चलता हूँ और हम आगे बढ़ते। तो बोला गया इन दीज 3 सिचुएशंस। कब? इन दीज 3 सिचुएशंस, A, B एंड C। इन 3 सिचुएशंस में आप सर्च वारंट इशू करते हैं। अच्छा, क्या क्या है ये सिचुएशंस? तो सबसे पहली सिचुएशन है कि मान लीजिए 95(1) में
या फिर 94 में, भाई दोनों जगह समन्स जारी करते थे। 94(1) में CJM, DM, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, और 94 में कौन कौन करता है, या तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिटन ऑर्डर निकालता है, या फिर कोई भी मैजिस्ट्रेट क्या करता है, समन्स जारी करता है। तो बोला या तो 94 में या 95(1) में जो समन्स जारी करे गए हैं या रिटन नोटिस दिए गए हैं, ऑर्डर करा गया था कि कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, या फिर समन्स जारी किए जा सकते थे। दोनों बातें, या तो जहां पर किसी व्यक्ति को समन्स जारी किया गया है या समन्स जारी करे जा सकते हैं, अभी करे नहीं है, करे जा सकते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में कोर्ट को ऐसा लगता है कि समन्स मैंने जारी कर तो दिए हैं, बट दिस पर्सन विल नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द समन्स और द रिक्विजिशन रिटन रिक्विजिशन भी करता है SHO, कि भाई मैंने समन्स या रिटन ऑर्डर दे तो दिया है, बट दिस पर्सन विल नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। या कोर्ट को लगता है भाई मैं समन्स जारी कर सकता हूं, लेकिन समन्स जारी करने से ये व्यक्ति वो डॉक्यूमेंट को, वो चीज को प्रोड्यूस नहीं करेगा। दोनों ही सिचुएशन, देखो दोनों सिचुएशन आई समझ या नहीं आई। जहां तो मैंने डायरेक्ट, या तो मैंने समन्स या रिटन ऑर्डर जारी कर दिया है और मुझे लगता है being a court, I feel that there is reasonable ground that the person to whom the summons or written order is addressed, that person will not comply or will not obey the summons or the order, वो नहीं करेगा। In the second situation, मुझे पावर है कि मैं समन्स जारी कर सकता, मुझे पावर है that I can issue summons, but even having that power, I'm not issuing the summons. Why? The reason is that there is reasonable ground that this person will not produce the documents on being summoned. समन होने से वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में आई कैन इशू दी सर्च वारंट, दोनों ही सिचुएशन में, चाहे इशू कर दिए थे समन्स या इशू नहीं करे थे लेकिन इशू करने की पावर थी, दोनों ही केसेस में आप सर्च वारंट इशू कर। दूसरी सिचुएशन, पहली आपको क्लियर हो गई, एक क्लियर हो गया। सेकंड सिचुएशन, आप एक ऐसे डॉक्यूमेंट की तलाश कर रहे हैं या एक ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं कि आपको पता तो है, यू नो द डॉक्यूमेंट वेरी वेल, you know the document very well, you know the thing very well, but you do not know कि भाई ये किसके पोजीशन में है। आपको पता तो है कि आपको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको ये पर्टिकुलर चीज की सर्च करनी है, बट आपको नहीं पता कि ये किसके पोजीशन में है। अब भाई जब आपको यही नहीं पता कि वो किसके पोजीशन में है, तो क्या आप किसी को समन्स भेज सकते हैं? नहीं। ऐसे कंडीशन में भी आप डायरेक्टली सर्च वारंट इशू कर सकते हैं ऐसी पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए। एंड थर्ड वन इज जनरल सर्च एंड इंस्पेक्शन। थर्ड वन इज जनरल सर्च। आपको यह भी नहीं पता आप कौन सी चीज ढूंढ रहे हो, यू डू नॉट नो विच थिंग यू आर लुकिंग फॉर। आपको तो बस इसलिए सर्च करानी है ताकि आप आपकी इंक्वायरी को, आपके ट्रायल को क्या कर सको, ठीक तरीके से चला सको या इन्वेस्टिगेशन को कर सको। सॉरी, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे तो जनरल सर्चेस होते नहीं हैं। इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इन्वेस्टिगेशन के टाइम जनरल सर्च डायरेक्ट नहीं किया जाता। जैसे कि आप जाएं और पूरे घर की तलाशी लें, आप ये नहीं दिख रहे हैं घर की तलाशी लेते समय कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। देखो जरा, अभी ए और बी दोनों ही जगह आपको पता है कि व्हाट इज द पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू सर्च। आपको पता है कि कौन सी चीज आपको चाहिए। सी में आपको नहीं पता कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको ये थिंग चाहिए,
You do not know about it. आ रही है बात समझ? आपको पता नहीं है, आप जाते हैं घर में, पूरा घर छानते बीनते हैं, सर्च करते हैं पूरे घर का, और फिर जो है वहां से कुछ ऑब्जेक्ट्स निकाल करके लेके आते हैं जो कि हेल्पफुल हो सकती है आपकी इंक्वायरी और ट्रायल के लिए या और दूसरी प्रोसीडिंग्स के लिए। इंक्वायरी, ट्रायल या दूसरे प्रोसीडिंग्स के लिए क्या हो सकते हैं, वो हेल्पफुल हो सकते हैं। तो कोर्ट ऐसे में जनरल सर्च जो है वो डायरेक्ट कर सकता है। दीज आर द थ्री सिचुएशंस। द फर्स्ट वन इज एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, देयर इज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू हुम द summons or order under section 94 or 95(1) has been or might be issued। देखो जरा, has been या तो किया गया था या किया जा सकता था, might be, addressed, will not or would not produce the document or the thing as required by such summons or requisition। Second, such document or thing is not known to the court to be in possession of any person। कोर्ट को नहीं पता है कि किसके पोजीशन में वो चीज़ है, लेकिन कोर्ट को पता है कि उसको चीज़ कौन सी सर्च करानी है, तब भी आप सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। The court considers that for the purpose of any inquiry, trial or other proceedings under the Sanhita will be served by a general search or inspection। एक जनरल सर्च करना पड़ेगा, जनरल इंस्पेक्शन करना, ठीक है। किस पर्पस के लिए, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग्स के लिए एक जनरल सर्च करेंगे तो हेल्पफुल रहेगा। इट में इशू वारंट, तो कोर्ट क्या कर सकता है, इट में इशू वारंट एंड टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड में सर्च और इंस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस देयरविथ एंड प्रोविजंस हेयरइन आफ्टर। और फिर जिसको भी वो वारंट डायरेक्ट किया जाएगा वो फिर जाकर के सर्च जो है कर सकता है, ठीक है। अब जो देखो कोर्ट है वो अपने वारंट में ही स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन से पर्टिकुलर प्लेस को या पार्ट को आप सर्च करेंगे, कहाँ तक ये सर्च जो है वो सीमित रहेगी, ठीक है। ये कोर्ट अपने वारंट में दिखा सकता है। और फिर उसके बाद जो भी व्यक्ति उसको एग्जीक्यूट करेगा, उस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, वो केवल उतने ही एरिया को, स्पेसिफाइड एरिया को क्या करेगा, सर्च करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, nothing contained in the section shall authorize any magistrate other than district magistrate, chief judicial magistrate to grant a search warrant for a document or a parcel in the custody of postal authority। बिल्कुल 95 में जाना था हमने कि पोस्टल अथॉरिटीज के लिए कौन एम्पावर्ड था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर भी सेम है कि अगर पोस्टल अथॉरिटी के पास में कोई कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पार्सल है, कोई थिंग है, तो उसके लिए सर्च वारंट कौन इशू कर सकता है, केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। वो कोर्ट तो एम्पावर्ड है ही है, कोर्ट की बात तो करी ही नहीं गई है। कोर्ट क्यों नहीं बात करी गई, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी ऊपर इंक्लूडेड है। अब किस मैजिस्ट्रेट को पावर है, किस मैजिस्ट्रेट को नहीं है, पोस्टल अथॉरिटी केस में उनको बता दिया गया। किसी को कोई डाउट है 96 के अंदर या नहीं है, बताओ जरा जल्दी। सर्च वारंट आप सभी को मेरे समझ से क्लियर हो गई होंगी जी। नहीं है ना कोई डाउट, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर्च ऑफ प्लेसेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और forged document तो देखो 3 मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड हैं इस सेक्शन के। देखो सब जगह आपको अथॉरिटीज, पीरियड, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो। तो बोला था देयर आर 3 मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। 3 लोग, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये तीनों एम्पावर्ड हैं
97 के अंदर वारंट को इशू करने के लिए, वारंट को इशू करने, और ये वारंट पर्टिकुलर चीज के लिए किया जाएगा। तब जब उनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, इन तीनों में से किसी भी एक को इंफॉर्मेशन मिलती है और इंक्वायरी के बाद किसी को लगता है देयर इज रीजन टू बिलीव कि कोई भी प्लेस यूज किया जा रहा है, कोई भी प्लेस यूज किया जा रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। भाई जहां पे स्टोलन प्रॉपर्टी को या तो क्या किया जाता है, सेल किया जाता है या डिपॉजिट किया जाता है, या फिर कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल जो है वहां पर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है या फिर डिपॉजिट किया जाता है या फिर सेल किया जाता है, और दैट एनी सच ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिटेड एट एनी इन एनी प्लेस। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तीनों में से कोई भी, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसको भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली और जिसने इंक्वायरी कंडक्ट करी और उसके बाद उसको लगा ऐसा कि ऐसा प्लेस ऐसे पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है स्टोलन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या फिर ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के रिगार्डिंग यूज़ किया जा रहा है, देन ऐसे केस में वो वारंट के थ्रू किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज करेंगे जो कि कांस्टेबल रैंक से ऊपर का होना चाहिए। किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज करेंगे जो कि कांस्टेबल रैंक से ऊपर होना चाहिए। क्या क्या ऑथराइजेशन मिले कि वो उस प्लेस को मैं एंटर करेंगे, उस प्लेस को सर्च करेंगे। किस चीज़ के लिए सर्च करेंगे वो तो बताया होगा, किसमें, वारंट में, कितने प्लेस को सर्च करना है, कैसे सर्च करना है। उन आर्टिकल्स का पोजीशन लेंगे, भाई जो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल या स्टोलन आर्टिकल मिलेगा उसका पोजीशन लेंगे और उस प्रॉपर्टी को कन्वे करेंगे किसके सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने। या फिर उसको गार्ड करेंगे उसी स्पॉट तक जब तक कि ऑफेंडर को मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर के नहीं जाया जाता। नेक्स्ट, और साथ ही साथ टेक इनटू कस्टडी एंड कैरी बिफोर मैजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस। जो भी लगता है कि इस व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, इस ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के रिगार्डिंग, इस स्टोलन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, इसका रिलेशन है इसके साथ में, उस पर्सन को भी क्या करेंगे, कस्टडी में ले लेंगे और उसको किसके सामने लेकर के जाएंगे, मैजिस्ट्रेट को। तो इतनी बातें करनी है, इतनी चीज़ें करनी है, एंटर करना है, सर्च करना है, पोजीशन में लेना है आर्टिकल्स को, उन आर्टिकल्स को किसके पास पहुंचाना है, मैजिस्ट्रेट के पास में पहुंचाना है, और साथ ही साथ हर एक उस व्यक्ति को कस्टडी में ले लेना है जिसको आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग उसने ऑफेंस कमिट किया, और उस व्यक्ति को भी मैजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करना है, प्रोड्यूस करना है। ये बातें आपको समझ में आई, बताओ जरा। अब ऑब्जेक्ट स्टोलन प्रॉपर्टी तो समझ में आती है, स्टोलन प्रॉपर्टी समझ में आती है। सब प्रॉपर्टी जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी डिफाइन करी गई है आपकी बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता स्टोलन प्रॉपर्टी को बड़े आसानी से जो है डिफाइन किया गया है। प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी इन सेक्शन 410, अभी मेरे समझ से थोड़ा सा उसका सेक्शन चेंज हो गया होगा, नॉट एबल टू रिकलेक्ट द एग्जैक्ट प्रोविजन। देख लेते हैं उसको ताकि आपके लिए अभी के अभी पता लग जाए। सेक्शन 370 भी वो 317 में पहुंच गया, यानी 410 में हुआ। तो क्या है स्टोलन प्रॉपर्टी, जो थेफ्ट से, रॉबरी से, एक्सटॉर्सन से, सीएमपी, सीबीटी, इनसे जो प्रॉपर्टी आपके पास में आती है उसको आप क्या बोलते हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी डेजिग्नेट करते हैं। तो स्टोलन प्रॉपर्टी बिल्कुल वेल डिफाइंड है, 317 मैंने बता दिया, बीएनएस आईपीसी में आपका 410 हुआ करता। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल और ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसकी भी चर्चा करी गई है, उसके लिए भी आप
तो उसको जो है डिफाइन करा गया है आपका सब सेक्शन 2 के अंदर। सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल का मतलब। तो द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर, कौन कौन से हैं? काउंटरफीट कॉइन, काउंटरफीट करेंसी नोट एंड काउंटरफीट स्टैम्प्स। counterfeit currency notes and counterfeit stamps, pieces of metal made in contravention of Coinage Act 2011 or brought into India in contravention of any notification for the time being in force under the section 11 of the Customs Act 1960। मतलब मेटल पीसेस जो होते हैं वो, उसके बाद फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील्स या फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील्स, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स 294 295 जो है आपका, वो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स के साथ में डील करता है, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, इन सबको बनाने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जिसका यूज किया जाता है। तो देयर आर टोटल 7 articles which are termed as objectionable articles। भाई ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल यूज किया जा रहा है, वो फॉल्स या ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स खुद में, फॉल्स सील्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट, काउंटरफीट करेंसी नोट्स, काउंटरफीट स्टैम्प्स, काउंटरफीट कॉइन या पीसेस ऑफ मेटल जो कि कॉन्ट्रवेंशन में बनाए गए हैं कॉइनेज एक्ट 2011 या नोटिफिकेशन जो इशू करा जाता है कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत, उसी कॉन्ट्रवेंशन में बनाए गए वो पीसेस ऑफ मेटल। और इन सबको बनाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल यूज किया जाता है तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के अंतर्गत। तो इट इज फॉर यू दैट हाउ डू यू रिमेंबर दिस, बट इफ आई टेल यू दैट इट कैन बी रिमेंबर्ड बाय समथिंग दैट you can remember it by IMCFO। अब देखो जो काउंटर फिटिंग है वो सी से रिप्रेजेंट होती है, वो 3 तरीके की काउंटर फिटिंग जिसको 2 हेड्स में बनाया गया है, एक कॉइन से रिलेटेड है, दूसरा आपका नोट से रिलेटेड है और फिर एक स्टैम्प से रिलेटेड। इन दोनों को रखा गया है सी में और इसको रखा गया है ए में। इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल इसको कहां रखा गया है? आपका जी के अंदर। फॉर्ज्ड, फॉर्जरी देखो किससे रिलेटेड है? फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट भी है, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट भी है और फॉर्ज्ड सील्स भी है। ओ ऑब्सीन, एम इज फॉर मेटल, IMCFO आप लिखना चाहें वहीं पर लिख सकते हो, उससे थोड़ा सा ध्यान रखने में आसानी हो। बट इट इज फॉर यू दैट हाउ डू यू डिसाइड कि आपको कैसे उसको याद रखना है। इसलिए मैंने हर एक उसको हर एक कलर से रिप्रेजेंट किया। C इज फॉर ग्रीन, I वॉयलेट है, O पिंक है, हर एक कलर को। F जो है देखो जरा, तो कलर से अगर आप देखोगे तो 5 भी मिलेंगे आप, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई है नहीं आई बताओ। इज दिस क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते। सेक्शन 98 बड़ी आसानी से इसको समझते हैं। we're not going to be discussing every another thing that is contained in this particular provision, only the important things, only the important aspects which are important for the purpose of knowing that what is important in this particular। तो भाई अगर मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है, कोई बुक है या कोई डॉक्यूमेंट, एनी ऑफ द 3 थिंग्स, कोई न्यूज़पेपर है, कोई बुक है या कोई डॉक्यूमेंट है जहां पर कोई एक ऐसा मटेरियल लिखा है विच इज सेडिशियस इन नेचर। सेक्शन 152 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता की बात हो रही है। 152 सेडिशियस मैटर लिखा हुआ है विच इज अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया।
a matter which is written, which is against the section 196 and 197, promoting enmity between religious groups. ग्राउंड ऑफ रिलीजन पे क्या करता है ये? एनिमिटी फैला रहा है. सेक्शन 294 अभी अभी देखा हमने, ऑब्सीन आर्टिकल्स, ऑब्सीन चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं. 295 ये भी ऑब्सीन से रिलेटेड है. एंड 299 आपका प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में, डिफाइल करने के बारे में चीजें उसके अंदर लिखी हुई. तो इन पर्टिकुलर प्रोविजंस में ध्यान से सुनिएगा जरा, इन पर्टिकुलर प्रोविजंस के अगेंस्ट किसी बुक में, किसी न्यूज़पेपर में या किसी डॉक्यूमेंट में कोई चीज जो है कंटेंट है इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दीज पर्टिकुलर सेक्शन, देन इन दैट केस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन निकालेगा, गैजेट में. गैजेट में क्या निकालेगा? एक नोटिफिकेशन निकालेगा और उस नोटिफिकेशन के द्वारा बोलेगा कि हर एक कॉपी जिसमें ऐसा मटेरियल कंटेंट है जिसके बारे में यहां पे बताया गया है, वो फॉरफिट हो जाएगी गवर्नमेंट को. वो फॉरफिट किसको होगी? गवर्नमेंट को. और जैसे ही ऐसा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा उससे हर एक पुलिस ऑफिसर को ये पावर होगी कि वो किसी भी प्लेस को सर्च कर सके और ऐसे पब्लिकेशंस को, बुक्स को, डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सके. और हर एक मैजिस्ट्रेट को ये पावर होगी कि वो ऑथराइज कर सके किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से बराबर का या ऊपर का है, कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में वो एंटर कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उस प्रमाइसेस को सर्च कर सकते हैं, और जहां पर ऐसी कॉपीज कहीं पर भी मिले उस कॉपी को क्या कर सकते हैं? फिर सीज भी कर सकते हैं. पहले तो सर्च करने का. तो भाई कोई भी पुलिस ऑफिसर कहीं पर भी जहां उसको मिले, किसी भी प्लेस पे पूरे इंडिया के अंदर, उसको आप क्या कर सकते हैं? सीज कर सकते हैं. यू कैन सीज एनी कॉपी दैट इज फाउंड एट एनी प्लेस इन इंडिया. हर एक पुलिस ऑफिसर को एम्पावर्ड, हर एक पुलिस ऑफिसर क्या एम्पावर्ड है. और जो मैजिस्ट्रेट है, हर एक मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो वारंट इशू करके किसी को भी ऑथराइज कर सकता है सर्च के लिए. किसको ऑथराइज करेगा? ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो कि एसआई या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी. देखो, सर्च की पावर ऑटोमेटिकली पुलिस को नहीं मिली है. पुलिस को मिली है कि कहीं पर भी वो कॉपी मिलती है, ऐसी वाली कॉपी मिलती है, उनको सीज कर लो. वो सर्च करने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उनको कॉपीज मिल जाती हैं वो सीज कर सकते हैं. सर्च करवाने की पावर किसके पास है? कि सर्च वारंट मैजिस्ट्रेट इशू कर सकता है. अच्छा, कोई भी मैजिस्ट्रेट इशू कर सकता है. किसको इशू करेगा? एसआई या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को इशू करेगा और फिर वो क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं. ठीक है. अब इसके बाद में न्यूज़पेपर का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, वो दिया गया है यहाँ पर. तो न्यूज़पेपर और बुक का वही मतलब है जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में. डॉक्यूमेंट्स का मतलब है एनी पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंट. अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अग्रीव्ड है. आप स्टेट गवर्नमेंट ने तो नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसको तो सुना ही नहीं गया. अब उसको लगता है कि नहीं साहब, मेरे बुक में, मेरे डॉक्यूमेंट में, मेरे न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ तो कोई कंटेंट है ही नहीं. देन व्हाट शुड ही डू? उसके पास क्या रेमेडी है? तो बोला गया, नो ऑर्डर पास्ड और एक्शन टेकन अंडर द सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 90. तो बोले सेक्शन 99 में जो प्रोसीजर दिया है आप उसको फॉलो करिए. क्या करिए? सेक्शन 99 में जो प्रोसीजर दिया है उसको फॉलो करिए और दूसरी कोई रेमेडी आपके पास अवेलेबल नहीं है. ठीक है भाई, देखते हैं जरा सेक्शन 99 के अंदर क्या रेमेडी दी है. तो सेक्शन 99 बोलता है सीधे सीधे कि जब भी ऐसा नोटिफिकेशन गैजेट में आता है तो पब्लिकेशन डेट से 2 महीने के अंदर अंदर, पब्लिकेशन डेट से 2 महीने के अंदर अंदर आप कहां अप्रोच करेंगे? आप एप्लीकेशन लगाएंगे हाई कोर्ट में. आप एप्लीकेशन कहां लगाएंगे? हाई कोर्ट में, कि ऐसे नोटिफिकेशन को क्या किया जाए, ऐसे डिक्लेरेशन को, ऐसे नोटिफिकेशन को सेट असाइड किया जाए. किस ग्राउंड पे लगाएंगे?
किस ग्राउंड पे लगाएंगे? इस ग्राउंड पे लगाएंगे कि साहब बोल जरूर रहे हैं आप डिक्लेरेशन में या नोटिफिकेशन में कि मेरे बुक में, मेरे न्यूज़पेपर में ऐसी चीज कंटेंट है, लेकिन वास्तविकता में ग्राउंड आप ये लेंगे दैट इशू ऑफ न्यूज़पेपर और बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिक्लेरेशन मेड did not contain any such matters as referred to in subsection 1 of section 98। कि आप बोल जरूर रहे हो कि ऐसा सेडिशियस मैटर छिपा हुआ है, ऑब्सीन मैटर है उसके अंदर, अ मैटर विच इज प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स, ऐसा कोई भी मैटर मेरे न्यूज़पेपर बुक या फिर डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड नहीं। कहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे? हाई कोर्ट में लगाएंगे। किस ग्राउंड पे लगाएंगे वो मैंने बता दिया। टाइम पीरियड क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में जब वो नोटिफिकेशन आएगा उसके पब्लिकेशन से 2 महीने के अंदर अंदर आप ऐसी एप्लीकेशन लगा दें। अब ऐसी एप्लीकेशन एक स्पेशल बेंच के द्वारा सुनी जाएगी जिसमें कम से कम 3 जजेस रहेंगे, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं बिल्कुल, एटलीस्ट देयर शुड बी 3 जजेस। लेकिन मान लीजिए कोई हाई कोर्ट में 3 जजेस से कम हो तो सारे के सारे जजेस को मिला करके, मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में क्या होंगे 3 जजेस से कम होंगे, तो फिर क्या करें ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में आप सारे हाई कोर्ट के जजेस, जितने भी हाई कोर्ट में जज हैं उस समय, वो सारे जजेस को मिला करके एक स्पेशल बेंच बनाई जाए। ठीक है। अब जब भी देखो बात आएगी कि क्या उसमें ऐसा मटेरियल कंटेंट था या नहीं था, तो आपको एविडेंस में वो कॉपीज देनी पड़ेंगी। ठीक है। तो एविडेंस में ऐसी कॉपी दी जा सकती है जिसके रिगार्डिंग फोरफीचर किया गया है, वो कॉपीज जो है वो एविडेंस में दी जाएंगी। और अगर हाई कोर्ट को लगता है, वो एविडेंस की बात मैंने बता दी, एविडेंस में दी जाएंगी प्रूफ के तौर पे। और जहां पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ भाई उसमें ऐसा कोई मटेरियल कंटेंट नहीं है, जैसा कि सेक्शन 98 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है, वहां पर वो सेट असाइड कर देंगे डिक्लेरेशन को और फोरफीचर और डिक्लेरेशन को क्या कर देंगे? सेट असाइड कर देंगे, अदरवाइज अलाउ करेंगे। और ये जो डिसीजन लिया जाएगा स्पेशल बेंच के द्वारा, वो ऑब्वियस सी बात है मेजॉरिटी डिसीजन होगा। भाई 2 जजेस को लगता है फोरफीचर गलत है, एक को लगता है फोरफीचर सही है, डिसीजन क्या माना जाएगा? कि फोरफीचर सही है। यू गेट इट? मेजॉरिटी डिसीजन होता है, ऑब्वियस सी बात है ये तो, इसमें कोई डाउट आपको बताओ जरा। 99, 98, इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं ना। टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 2 महीने के अंदर अप्लाई करते हैं, हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं, है ना। ये सारी बातें जो आप अपने रखे रहेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सेक्शन 100 एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि कौन से जगह है, तो सेक्शन 100 में है। ठीक है। सेक्शन 100 को देखते हैं। तो सेक्शन 100 का एक निकनेम भी है, और यही निकनेम जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाए। इसको बोलते हैं मिनी हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं इसको? सेक्शन 100 इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस आप सब लोग जानते होंगे। हैबियस कॉर्पस इज अ टाइप ऑफ रिट जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। हैबियस कॉर्पस या कोई सी भी रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? रिट कोर्ट्स के द्वारा। रिट कोर्ट कौन कौन से हैं? तो हाई कोर्ट रिट कोर्ट है, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट कोर्ट कहलाता है, वही केवल रिट्स इशू करते हैं। तो हैबियस कॉर्पस इज वन ऑफ द रिट्स, वन ऑफ द 5 रिट्स आई मस्ट से। तो एक तरीके का रिट है। किस लिए जारी किया जाता है? अगर किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया गया है, अनलॉफुली डिटेन किया गया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको फ्री करने के लिए हैबियस कॉर्पस की रिट जो है वो जारी की जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ये सेक्शन 100 में प्रोविजन है, ये भी हैबियस कॉर्पस के नेचर का है, बस इसको मिनी हैबियस कॉर्पस बोल रहे हैं। इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज नहीं करता है, इसको एक्सरसाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट,
सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। जब उनको इंफॉर्मेशन मिलती है और दे हैव रीजन टू बिलीव कि एक व्यक्ति को कन्फाइन करा गया है, ऐसे सिचुएशंस में कि वो कन्फाइनमेंट जो है एक ऑफेंस है, कन्फाइनमेंट जो है वो क्या है, ऑफेंस है, मतलब इलीगल कन्फाइनमेंट, अनलॉफुल कन्फाइनमेंट, तो वो क्या करेंगे, वो सर्च वारंट जारी करेंगे। एंड द पर्सन टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड मे सर्च फॉर द पर्सन सो कन्फाइंड, और जिसको भी ये वारंट दिया जाएगा वो सर्च करेगा ऐसे कन्फाइंड व्यक्ति के। एंड सच search shall be made in accordance therewith and the person if found shall be immediately taken before magistrate, और अगर वो व्यक्ति मिल जाता है तो उसको तुरंत के तुरंत मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, जो भी प्रॉपर ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कर देगा मैजिस्ट्रेट। अरे बात समझ में, कौन कौन होता है एम्पावर्ड, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फॉर फर्स्ट क्लास। उनको ये रीजन है दैट अ पर्सन इज कन्फाइंड, और वो कन्फाइनमेंट इज नथिंग बट एन ऑफेंस ओनली, लॉफुल कन्फाइनमेंट नहीं है, अनलॉफुल कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट इज अनलॉफुल। देन दे मे इशू सर्च वारंट, और वो बोलेंगे जिसको भी वारंट दिया गया है दे विल सर्च, और अगर उनको व्यक्ति मिल जाता है तो उसको तुरंत के तुरंत आप मैजिस्ट्रेट के पास में लेकर के जाएंगे, और जो मैजिस्ट्रेट है वो इस रिगार्ड में क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर है वो पास कर। तो हम मिनी हैबिस कॉर्पस भी बोलते हैं। इस इंपॉर्टेंट चीज़ को आप जरूर लिख लीजिएगा आपके बैरिक में ही, मिनी हैबिस कॉर्पस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन पे चलते हैं, विच इज सेक्शन 100, पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल। अब देखो जरा, अभी हम सेक्शन 100 में भी रिलीज को लेकर के पढ़ते हुए आए हैं, और यहां पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी की फ्रीडम को लेकर के ही पढ़ रहे हैं, बट इट इज रिलेटेड टू फीमेल्स और स्पेशली द एब्डक्टेड फीमेल अपॉन द कंप्लेंट मेड ऑन ओथ। देखो सबसे पहले तो कंप्लेंट ओथ पे होनी चाहिए कि किसी महिला को एब्डक्ट किया गया है या अनलॉफुली डिटेन किया गया है, ठीक है। अ वुमेन और अ फीमेल चाइल्ड फॉर एनी अनलॉफुल, किस पर्पस के लिए डिटेन किया है, अनलॉफुल पर्पस के लिए डिटेन किया है। तब ऐसी सिचुएशन में वही तीन कौन लोग, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तुरंत के तुरंत ऑर्डर करेंगे कि उसको इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए एट हर लिबर्टी। अगर वुमेन है, भाई 18 साल से ऊपर की लड़की है, तो उसको तो वुमेन जो है, इफ सी इज अबव 18 ईयर्स, तो सी विल बी फ्री एट हर लिबर्टी, उसको खुद की लिबर्टी पे छोड़ा जाएगा। उसको ये तो नहीं बोला जाएगा इसके पेरेंट्स को दे दो, इसके हस्बैंड को दे दो, भाई वो आज़ाद है, वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जाएगी। बट इफ सी इज अ फीमेल चाइल्ड, तो उसकी कस्टडी किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिसके पास लॉफुल कस्टडी है, पेरेंट या फिर गार्जियन या कोई भी अदर पर्सन हु इज हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ सच चाइल्ड। और ऐसे ऑर्डर का कि भाई तुरंत के तुरंत इमीडिएटली रिस्टोर करो, ऐसे ऑर्डर का कंप्लायंस जो है, अगर कोई फोर्स यूज करके कराना पड़े तो फोर्स भी यूज करी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक कंप्लेंट की जाएगी ओथ पे कि भाई किसी फीमेल को एब्डक्ट किया गया है, अनलॉफुली डिटेन किया गया है अनलॉफुल पर्पसेस के लिए, तब फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ वुमेन का क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे कि इसको इमीडिएटली रिस्टोर करा जाए इसकी लिबर्टी को। और अगर कोई फीमेल चाइल्ड है तो उसको बोलेंगे कि तुरंत के तुरंत उसके पेरेंट्स को सौंपा जाए या फिर गार्जियंस को सौंपा जाए या किसी और दूसरे व्यक्ति को जो उसके पास लॉफुल कस्टडी है, लॉफुल चार्ज है ऐसे चाइल्ड का, उसको सौंपा जाए। और इसके लिए अगर किसी फोर्स का यूज करना पड़े तो देन द फोर्स कैन ऑल्सो बी यूज। अब प्रॉब्लम आया
कि भाई 100 और 101 भाई एक से ही अलग लगभग, तो इसको 101 को अलग से डील क्यों किया? देखो तो 100 और 101 में देयर इज डिफरेंस। वहाँ पे आप सर्च वारंट जो है वो जारी करते हैं, यहाँ पे आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि अबडक्शन हुआ है। वो ये केवल फीमेल सेंट्रिक प्रोविज़न है जो आपका 101 है। 101 जो है आपका फीमेल सेंट्रिक जो है प्रोविज़न है, वहाँ पे डायरेक्ट अबडक्शन हुआ है, वहाँ पर जो डिटेंशन है वो अनलॉफुल है। इट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन। भाई पुलिस ऑफिसर भी जो है किसी व्यक्ति को डिटेन कर ले रहा है, वो अनलॉफुल डिटेंशन में आएगा, लेकिन क्या वो पर से अबडक्शन कहलाएगा? क्या वो अबडक्शन कहलाएगा? वो अबडक्शन नहीं कहला सकता। हर एक अनलॉफुल डिटेंशन जो है अबडक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज आप जो अनलॉफुल डिटेंशन कर रहे हो या अबडक्शन कर रहे हो, दैट इज बीइंग डन फॉर अनलॉफुल पर्पस। एक पर्पस भी उसके साथ अटैच्ड है, और यहां पर डायरेक्टली उसके फ्रीडम उसको फ्री किया जा रहा है, जबकि वहां पर उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। देन द मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि उसको फ्री करना है कि वापस से कस्टडी में भेजना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दोनों प्रोविजंस आपको समझ आए या नहीं आए? 100 एंड 101। हाँ हाँ। कंप्लीट मेड ऑन ओथ का मतलब होता है साथ में भाई आप एफिडेविट लगा देते हो, ठीक है भाई मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो सही है। नहीं, एविडेंस तो होते ही नहीं, एफिडेविट कहाँ एविडेंस हो? एविडेंस एक्ट में आपने बार बार पढ़ा है, एफिडेविट जो है वो एविडेंस नहीं हो। और कोई डाउट? समझ आया आपको? 100 और 101 समझ में आया? क्वेश्चन जो आता है वो मैं आपको बता दिया है कि सेक्शन 100 या 101 जो है स्पेसिफिकली पूछा जाएगा आपको कि फीमेल्स को रिलीज करने के लिए, अबडक्टेड फीमेल्स को उनके फ्रीडम को रिस्टोर करने के लिए, रेस्टोरेशन को करने के लिए कौन सा प्रोविज़न है। सीधे नंबर पूछा जाएगा तो 101। मिनी हैबियस कॉर्पस कौन सा है? सेक्शन 100 सीधे पूछा जाएगा। सेक्शन 90 सीधे पूछा जाता है। क्या है सेक्शन 90? स्वाति आप बताइए। सेक्शन 90, हाँ बीएनएसएस का समन्स की जगह कब वारंट इशू किया, तो सीधा सेक्शन नंबर पूछा जाता है। मैं बता रहा हूँ आपको क्या पूछा जाएगा, डायरेक्टली सेक्शन नंबर पूछा जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रोविजन। ठीक है, चलिए ज़रा 102 से स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस। ये जनरल प्रोविजन से जब भी आप सर्चेस करेंगे इन बातों का ध्यान रखें। तो जो सेक्शन 32, 72, 72, 74, 76, 79, 80, 81 जो भी बातें करी गई हैं वही आपकी सर्च वारंट के ऊपर भी लागू होती हैं। ये बात ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ या नहीं बता चुका हूँ? किसको डायरेक्ट किया जाएगा ये यहाँ सर्च वारंट पे नहीं लिखा था, लेकिन आपके कहाँ लिखा था? अरेस्ट वारंट पे लिखा हुआ था कि किसी पुलिस ऑफिसर को, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को या फिर किसी प्राइवेट पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं। कब प्राइवेट पर्सन को डायरेक्ट करेंगे ये भी लिखा हुआ था, सब कुछ वहाँ लिखा हुआ था। यहाँ दोबारा से क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वही सारे रूल्स जो वहाँ लिखे थे वही सारे रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं, चाहे वो 96, 97 या 98 या 100 की बात करी जा रही हो। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, चलो 103 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है ये पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जा सकता है। पर्सन इन चार्ज ऑफ द क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। सर्च कैसे करी जाएगी, हाउ द सर्च विल बी मेड, ये जो है डील करा गया है आपका सेक्शन 100। तो वही बोला गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी क्लोज्ड प्रमाइसिस का चार्ज है उसके पास में, वो वहां रह रहा है या उसके पास चार्ज है, और उस प्लेस पर सर्च करने के लिए सर्च वारंट इशू हुआ है, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर या कोई और दूसरा व्यक्ति
जो कि वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आया है और आपको वारंट दिखाता है, तो आप उसको सर्च करने देंगे, उसको अलाउ करेंगे कि वो अंदर आए और सारी रीजनेबल फैसिलिटीज अलाउ करेंगे उसको, जिससे वो सर्च को सही तरीके से कर सके। तो क्या क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो अलाउ हिम फ्री इंग्रेस देयर टू, इंग्रेस मतलब अंदर जाने के लिए, एंड अफोर्ड ऑल अदर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर सर्च देयर इन। सेकेंड, अगर मान लीजिए आपको बोला कि भाई साहब सर्च करने दो और वो सर्च करने के अलाउ नहीं करता है, इस तरीके से वो कंसेंट ही नहीं देता है, जैसे उसको कंसेंट दे देनी चाहिए थी। इफ द कंसेंट ऑफ द इंग्रेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन्ड, तो जो पुलिस ऑफिसर है या जो दूसरा व्यक्ति है जो कि वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो इस तरीके से प्रोसीड करेगा जैसे 44 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। कुछ नहीं दिया है वहां पर दिया है कि आप क्या करेंगे? फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, विंडो तोड़ेंगे, गेट तोड़ेंगे। आया ध्यान या नहीं आया? आया या नहीं आया ध्यान? पहले तो पूछोगे, नहीं करेगा तो जैसे कि मैंने बताया था 44(2), देखो मैं बताता हूँ किसके साथ डील करता है, कि अगर आप किसी का पीछा कर रहे हो और वो छुपा हुआ है किसी एक घर में, अपार्टमेंट में, किसी बिल्डिंग में, वहाँ के व्यक्ति से पूछोगे, बोलोगे कि हमें व्यक्ति को अरेस्ट करना है अंदर, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी। ठीक है, अगर भाई कोई वुमेन है जिसके को सर्च किया जाना है, तो फिर ये किसके द्वारा किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये वुमेन के द्वारा ही किया जाएगा। वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट प्लेस इज रीजनेबली सस्पेक्टेड और कंसीलिंग अबाउट हिज पर्सन एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च शुड बी मेड, भाई खुद के शरीर के अंदर ही कुछ छुपा रखा है, पहना हुआ है, उसके अंदर छुपा रखा है। सच पर्सन may be searched, and if such person is a woman, the search shall be made by another woman strictly with the regard to distance। भाई हो सकता है वेपन वगैरह खुद छुपा के रखते हैं तब भी आप सर्च करते हैं, तो भाई ऐसी सर्च करी जा सकती है। और अगर वो वुमेन है जिसको सर्च किया जाना है, तो फिर वुमेन ऑफिसर के द्वारा ही, दूसरी वुमेन के द्वारा ही सर्च किया जाएगा और डिसेंसी का ध्यान रखें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्लॉज 4 है। आप जब भी सर्च करेंगे, कोई भी ऑफिसर सर्च करे या कोई भी दूसरा व्यक्ति सर्च, तो आप 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ लोकेलिटी को बुलाएंगे। आसपास की कॉलोनी में रहने वाले, विसिनिटी में रहने वाले 2 रेस्पेक्टेड लोगों को बुलाएंगे और उनकी प्रेजेंस में जो है, उनकी प्रेजेंस में ही आप क्या करेंगे? सर्च कंडक्ट करेंगे, जो कि इसी सर्च को अटेंड करेंगे और इसी सर्च को विटनेस करेंगे। और ऐसे के लिए आप रिटन ऑर्डर भी जो है जारी कर सकते हैं, एनी ऑफ देम। आपको लग रहा है कि भाई किसी को ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों लोगों को बुलाना है, आप रिटन ऑर्डर लिख करके उन 2 को डायरेक्ट कर सकते हो कि साहब आप इस समय इस जगह पर उपस्थित होंगे, ऐसी सर्च के लिए विटनेस बनेंगे। और अगर वो ऐसे ऑर्डर को डिसोबे करते हैं, देन उसका रिजल्ट हम पहले देख चुके हैं। डिसोबेइंग द डायरेक्शन इशूड बाय द पब्लिक सर्वेंट, यू हैव स्टडीड इट। आ रही है बात समझ में? अटेंड करेंगे, विटनेस करेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट और रेस्पेक्टेबल लोग हैं, इनहेबिटेंट्स हैं उस सोसाइटी को, उनको बुलाएंगे। अब जो सर्च है वो उनकी प्रेजेंस में करी जाएगी। जितनी भी चीज़ें आप सीज करेंगे उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, एंड द प्लेसेस इन विच दे आर फाउंड रेस्पेक्टिवली फाउंड बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिसर। भाई वो कौन सी चीज़ें कलेक्ट करी हैं, कहाँ से कलेक्ट करी हैं, उनकी एक आप क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे और फिर उसको साइन कराएंगे विटनेसेस से। वो जो विटनेसेस आपने बुलाए हैं उनसे साइन कराएंगे। बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड कोर्ट एज अ विटनेस फॉर सच अनलेस स्पेशली समन। ऐसा नहीं है कि आपने साइन कर दिए तो आपको आना ही पड़ेगा कोर्ट और गवाही देनी पड़ेगी। सीजर विटनेस भी बोलते हैं इनको हम। लेकिन अगर कोर्ट ने समन करा आपको स्पेशली कि आप आइए और आप
गवाही देंगे तो फिर आपको कोर्ट जो है अटेंड करना पड़ेगा एज अ विटनेस। अब मान लीजिए जो जगह आपने सर्च करी है और उसकी लिस्ट तैयार करी है, विटनेसेस ने साइन करी, ठीक है, वो सारी की सारी लिस्ट जो है, एक लिस्ट जो है किसको डिलीवर करेंगे आप, उस व्यक्ति को जो कि ऑक्यूपेंट है उस जगह का, जो उस जगह का प्रेमाइसेस को ऑक्यूपाई करता है। ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च्ड और सम पर्सन इन बिहाफ शैल इन एवरी इंस्टेंस बी परमिटेड टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च। भाई वो सर्च के दौरान उपस्थित हो सकता है। अ कॉपी ऑफ द लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर द सेक्शन साइंड बाय द सेड विटनेस शैल बी डिलीवर्ड टू द ऑक्यूपेंट और द पर्सन। एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ये तो उसकी बात हो गई, ऑक्यूपेंट की बात हो गई। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर्च किया गया और उसके बॉडी से कुछ आर्टिकल्स को रिकवर करा गया, तो उसकी भी लिस्ट बनाओगे और उसकी लिस्ट किसको दोगे, ऑक्यूपेंट को थोड़ी ना दोगे, जिस व्यक्ति को सर्च करा गया उसी को। तो व्हेन द सर्च इज मेड अंडर सबसेक्शन 3 द लिस्ट ऑफ द थिंग्स टेकन पोजीशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड एंड अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू सच। और ऐसे व्यक्ति को आप एक कॉपी जो है पकड़ा दोगे कि ये चीज़ें जो हैं आपके पास से रिकवर करिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अटेंड करने से मना करता है, बोला ना आपको कि अटेंड करना पड़ेगा, अटेंड करने से मना करता है, तो सेक्शन 222 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में क्या होगा, पनिशेबल होगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने सेक्शन 222 का क्या कर दिया है, ऑफेंस कमिट किया है, और फिर उसको अकॉर्डिंगली पनिश किया जाए। इज दिस क्लियर और नॉट, बताओ जरा। ये सेक्शन जो है आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। ज़्यादा मैं बताऊं कुछ नहीं आता है इसमें, आता वही है कितने विटनेस एटलीस्ट होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा विटनेस, ठीक है। चलो बताओ। अब मान लीजिए आपने सर्च जो है वो कंडक्ट करी एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया, यू आर एम्पावर्ड टू डू सर्च। आपने सर्च करा, आपने प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, और वो जो प्रॉपर्टी को सीज किया है इट इज बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। आपने सर्च जहां पे करा और जहां प्रॉपर्टी को सीज करा वो आपके जुरिस्डिक्शन से, उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से दूर है, तो फिर आप ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, तो बोला गया कि जो भी पास में होगा मैजिस्ट्रेट, जिसने वारंट जारी करा था, या तो वो मैजिस्ट्रेट, या जहां पे आपने सीजर करा है वहां पे भी मैजिस्ट्रेट होगा। अगर दोनों में से जो भी मैजिस्ट्रेट पास में होगा, आप उस मैजिस्ट्रेट के पास में लेकर के जाएंगे और उसके सामने प्रोड्यूस कर देंगे, वो जैसा डायरेक्शन करेगा उस हिसाब से प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की जाएगी। आई बात समझ नहीं आई, बताओ जरा। कोई दिक्कत की बात है क्या इसमें? बहुत आसान सी बात है। आपने प्रॉपर्टी सीज करी जुरिस्डिक्शन के बाहर, जुरिस्डिक्शन में करी तब तो फिर आपको बिल्कुल उसी कोर्ट में लेकर के आना जिस कोर्ट ने वारंट जारी करा था। अगर आपने प्रॉपर्टी को सीज करा, सर्च करा और सीज करा कहाँ, जुरिस्डिक्शन के बाहर, तो ऐसी सीज्ड प्रॉपर्टी को जो भी मैजिस्ट्रेट पास में हो, अगर समन्स वारंट जारी करने वाला मैजिस्ट्रेट पास में है तो उसके पास में लेकर के जाएंगे। और अगर ऐसा मैजिस्ट्रेट जहाँ पे सीजर हुआ है वो वाला पास में है, वहीं का जो लोकल जुरिस्डिक्शन वाला मैजिस्ट्रेट है अगर वो पास में है, तो देन आप उसके पास लेकर के जाएंगे। उसके पास लेकर के जाएंगे तो वो देखेगा, सिचुएशंस को देखेगा, समझेगा। अगर उसको लगता है यहीं रहना चाहिए प्रॉपर्टी को तो वहीं पर डिटेन करेगा। अगर वो उसको लगेगा तो वो ऑथराइज करेगा कि भाई इस प्रॉपर्टी को लेकर के जाओ और उस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो जिसने वारंट जारी किया था, जिसने आपको ऑथराइज किया। कोई डाउट? दिस इज सेक्शन 104 के आगे और कुछ नहीं है ज़्यादा। सेक्शन 105 ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए अब, क्योंकि ये न्यूली एडिड प्रोविज़न है, ये पहले नहीं था। और बड़ा आसान है कि भाई जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी को पोजीशन में लेंगे, सर्च करेंगे, किसी जगह की सर्च करेंगे,
किसी प्रॉपर्टी को पोजीशन में लेंगे, किसी आर्टिकल को पोजीशन में लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंतर्गत या सेक्शन 185 में भी कोई सर्चेस करेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी तो सर्च करेगी, पुलिस के पास भी तो सर्च करने की पावर है। तो 185 में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्च करेगी। जब भी करेंगे तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जो भी चीज़ें सीज करेंगे, और सीजर को साइन कराएंगे विटनेसेस से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सारे के सारी प्रोसेस को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से और जितना हो सके आप मोबाइल फ़ोन से ही क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और बिना किसी डिले के ऐसी रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड करेंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्योंकि देखो पहले बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी कि भाई पुलिस ने ही कुछ इम्प्लांट कर दिया और फिर उसका जो आरोप है वो अक्यूज्ड पे लगा दिया। तो इम्पार्शियलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए दिस इज डन कि भाई जब भी आप किसी प्लेस पर एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, तो आप मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग जरूर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से करनी है, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मीन्स से, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से करनी है, प्रेफरेबली मोबाइल फ़ोन से करनी है। मोबाइल फ़ोन क्यों बोला गया है? क्योंकि मोबाइल फ़ोन इजीली जो है वो अवेलेबल होता है, वजह से वो जो है प्रोविज़न का। कोई डाउट बताओ ज़रा 105 में। कोई डाउट नहीं। 106 पर आओ। सॉरी, कम टू सेक्शन 100। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टीज। अब मान लीजिए पुलिस जो है ऐसी काम करती रहती है, रोड पर खड़ी हुई है, पुलिस को ये लग जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो स्टोलन है, या फिर उसको लगता है इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस जो है कमिट किया गया। सस्पेशन ये रेज होता है दैट कि कोई अपराध हुआ है, या कोई प्रॉपर्टी ऐसी लगती है, या वो प्रॉपर्टी इस तरीके से मिलती है दैट इट इज अ सस्पेशन दैट एनी ऑफेंस इज कमिटेड, कि कोई अपराध हुआ है। जैसे कि किसी के पास में 2.5 करोड़ रुपए एक साथ मिल गए कैश में, मतलब कोई ना कोई अपराध, इलीगल एक्टिविटी। आपको लगता है अरे ये चीज़ तो इसके पास हो ही नहीं सकती है, दिस मस्ट बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी, देयर इज सस्पिशन। तो पुलिस ऑफिसर के पास में, एनी पुलिस ऑफिसर पावर दैट ही मे सीज एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई अपराध हुआ है उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में, सीज कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। कोई प्रॉपर्टी सस्पिशियस है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, वो क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद क्या करोगे भाई? अगर आप पुलिस ऑफिसर ऐसे हो जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सबऑर्डिनेट हो, एसएचओ आपके ऊपर है, टीआई आपके ऊपर है, तो आप तुरंत के तुरंत वो क्या करोगे, सीजर जो है किसको दोगे, उसकी रिपोर्ट ऐसे ऑफिसर को दे दोगे। भाई आप एसआई हो, एएसआई हो, एसएचओ टीआई आपके ऊपर बैठे हुए हैं, आपने सीज करा, आप कांस्टेबल हो, आपने सीज करा, आप तुरंत के तुरंत इसकी रिपोर्ट जो है अपने एसएचओ टीआई को करोगे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कर दोगे, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, वो या फिर मान लीजिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने खुद सीजर करा है, तो वो तुरंत के तुरंत ऐसी रिपोर्ट द सीजर टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन एंड द प्रॉपर्टी सीज्ड is such that it cannot be conveniently transported to court, or where there is difficulty in securing proper accommodation for the property of such custody of such property, or where the continued retention of the property in the police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation, he may give custody thereof any person on his executing bond undertaking to produce the property before such court। भाई अब वो प्रॉपर्टी ऐसी है, या तो रिपोर्ट कर दिया आपने सीजर किसको, मजिस्ट्रेट को। अब वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि भाई आप तुरंत के तुरंत उसको कोर्ट में नहीं दे सकते हो। भाई एक बड़ा सा ट्रक है, उसको क्या कहाँ कोर्ट में दो ना, उसको आप पुलिस स्टेशन में पुलिस कस्टडी में इजीली रख पा रहे हो। तो ऐसे केस में अगर वो व्यक्ति जिससे प्रॉपर्टी सीज करी गई है वो बॉन्ड साइन करता है, तो उसको वो प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, और बोला जाएगा कि जब भी आपको बोला जाएगा दैट यू विल प्रोड्यूस दिस प्रॉपर्टी बिफोर द कोर्ट, ठीक है। आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी।
प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके। अब उसका स्पीडी और नेचुरल डिके हो सकता है। एंड द पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज अननोन और एब्सेंट। अब किसको ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए वो नहीं पता है, वो अननोन है और एब्सेंट है। एंड द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज लेस देन 500 रुपीज। और उसकी जो वैल्यू है, देखो कितनी सारी कंडीशंस लग जाएगी। पहली कंडीशन स्पीडी नेचुरल डिके, सेकंड कंडीशन दी ओनर और द पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी इज अननोन और एब्सेंट, थर्ड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेस देन 500 रुपीज, इट मे फोर्थ विथ be sold by auction under the orders of the superintendent of police and the provisions of section 503 and 504 shall as nearly as may be practical apply to net proceedings। आप एसपी की रिटन ऑर्डर के बाद में उसको क्या कर सकते हैं, ऑक्शन के थ्रू सील कर सकते हैं। कब? ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया या नहीं बताओ? आ गया ना समझ? बहुत आसान। अच्छा, एक बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आपकी सेक्शन 106 में बातें करी गई हैं, दे ऑल रिलेट टू प्रॉपर्टी एंड दिस टर्म प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अरे ये बात समझ में, इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें शामिल नहीं हो सकती। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई साथ लेके तो नहीं घूम रहा है, जहाँ पे आपको ऐसा सस्पेशन हो जाए, ऐसे ऑफेंस होने का पता लग जाए। दिस प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप चाहें तो वहीं पर ब्रैकेट में या नीचे थोड़ी सी जगह में लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इज क्लियर? चलिए जरा ओपन सेक्शन 107। यहाँ पर प्रॉपर्टी के अटैचमेंट, फोरफीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी से डील करा गया। भैया आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है किसी प्रॉपर्टी को ऑब्टेन कर लिया था, चाहे किसी भी तरीके से, है ना, भाई जहाँ पे ऑफ किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस वगैरह कमिट हुआ था, तो उसका अटैचमेंट, फोरफीचर या रेस्टोरेशन कैसे किया जाएगा, उसी को डील करता हुआ सेक्शन 107 है। वेरी प्रोसीजरल इन नेचर, ठीक है। पहले ये प्रोविज़न यहाँ पर नहीं था, इट इज़ अ न्यूली एडेड प्रोविज़न। 107 है, पहले नहीं था, अभी नया प्रोविज़न जो है ये जोड़ा गया है, ठीक है। दो हो गए प्रोविज़न, एक मैंने अभी आपको 105 पहले बता दिया है, दिस वन 105 रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजन थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, दिस आई हैव टोल्ड यू, है ना, इट इज़ अ न्यू प्रोविजन, न्यूली एडेड प्रोविजन। एंड सेक्शन 107 ऑल्सो द न्यूली एडेड प्रोविजन, ठीक है। देखते जरा एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं इसकी। Where a police officer making an investigation has reason to believe that any property is derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity or from a commission of offence, he may, with the approval of the superintendent of police, make an application to the court or magistrate exercising jurisdiction to take cognizance of the offence or commit for trial or try the case for the attachment of the property। भाई जहाँ पर किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर कौन सा, देखो सारी बातें यही इंपॉर्टेंट होती हैं, या कोई सा भी पुलिस ऑफिसर नहीं, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर, अगर उसको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी जो है किसी व्यक्ति ने किसी अपराध को कमिट करके रिसीव करी है, किसी ऑफेंस को कमिट करके कोई प्रॉपर्टी जो है रिसीव करी है, तो ऐसी केसेस में वो अप्रूवल लेगा पहले किससे, अपने सुपरिटेंडेंट से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से या कमिश्नर ऑफ पुलिस से, क्या लेगा, अप्रूवल लेगा, और फिर एप्लीकेशन करेगा किसको, एप्लीकेशन करेगा कोर्ट को या मैजिस्ट्रेट को। कौन सा मैजिस्ट्रेट, जो जिसके पास में जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन किसका होता है, कॉग्निजेंस लेने का होता है, या फिर ऑफेंस को ट्राई करने का होता है, या कमिट करने का होता है। तो कमिटल मैजिस्ट्रेट हो सकता है, कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट हो सकता है, या फिर ट्रायल मैजिस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, जिसके पास में जुरिस्डिक्शन है। ऐसे मैजिस्ट्रेट, किसी कोर्ट या मैजिस्ट्रेट को जिसके पास में जुरिस्डिक्शन, उसको एप्लीकेशन करेगा। क्या एप्लीकेशन करेगा कि आप इस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट ऑर्डर कर दीजिए। अटैचमेंट क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता, कैसे अटैचमेंट किया जाता है, दैट वी हैव सीन। मूवेबल का कैसे होगा, इमूवेबल का कैसे होगा, हमने समझ लिया। आई बात समझ में? जहाँ पर किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि एक अपराध किया गया, उस अपराध के थ्रू किसी प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करा गया है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ऐसे केसेस में वो एसपी से या
कमिश्नर से अप्रूवल लेंगे और एप्लीकेशन लगा देंगे मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के पास में, जिसके पास में जुरिस्डिक्शन है, कि भाई आप अटैचमेंट ऑर्डर करिए, आप क्या करिए, अटैचमेंट ऑर्डर करिए। नेक्स्ट, इफ द कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट हैज रीजन टू बिलीव वेदर बिफोर और आफ्टर टेकिंग एविडेंस, एविडेंस लेने के पहले या एविडेंस लेने के बाद, ठीक है, दैट ऑल और एनी ऑफ सच प्रोसीड्स आर properties are proceeds of crime, the court or magistrate may issue a notice upon such person calling upon to show cause within a period of 14 days as why an order of attachment। अब जब एप्लीकेशन आपने लगा दी तो एप्लीकेशन पे भाई प्रोसेस कौन करेगा, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट प्रोसेस करेगा। वो क्या करेंगे, वो एविडेंस लेंगे या एविडेंस लेने के पहले ही तो लगता है कि भाई हाँ ऐसा लग तो रहा है कि भाई ये जो प्रोसीड्स हैं वो किसी क्राइम से ही निकल करके आई है, प्रॉपर्टी जो है वो किसी क्राइम से ही निकल करके आई है, तो वो क्या करेंगे, नोटिस इशू करेंगे। कि किसको नोटिस इशू करेंगे, उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट आपको अटैचमेंट ऑर्डर पास करना है, कि भाई क्यों आपके अगेंस्ट अटैचमेंट ऑर्डर पास ना किया जाए, आप इसका कॉज शो करिए। तो एक शो कॉज नोटिस इशू करा जाएगा और उसको कितने दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा, 14 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा, 14 डेज के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई नोटिस जो है वो इशू करा गया सबसेक्शन 2 में और प्रॉपर्टी किसी और के द्वारा भी हेल्ड करी जा रही है, तो उसके ऊपर भी एक कॉपी जो है वो इशू करी जाएगी। वेदर कॉपीज वेदर नोटिस इशूड टू एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 2 स्पेसिफाइड एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, उसके बिहाफ में कोई और प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, अ कॉपी ऑफ सच नोटिस शैल आल्सो बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन, उस व्यक्ति के उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी जो प्रॉपर्टी अभी होल्ड कर रहा है उसके ऊपर भी एक कॉपी जो है सर्व करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, द कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट आफ्टर कंसीडरिंग द एक्सप्लेनेशन। अब भाई एक्सप्लेनेशन आपको 14 दिन के अंदर देना था, आपने एक्सप्लेनेशन या तो दिया होगा या नहीं दिया होगा, तो अगर दिया है तो आफ्टर कंसीडरिंग द एक्सप्लेनेशन इफ एनी टू शो कॉज नोटिस इशूड अंडर एंड द मटेरियल फैक्ट अवेलेबल बिफोर द कोर्ट बिफोर सच कोर्ट और मैजिस्ट्रेट एंड आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देनी है, मे पास एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जो है पास कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये जो प्रोसीड्स हैं वो क्राइम से ही निकल करके आए हैं, जो आपके पास में प्रॉपर्टी है वो क्राइम से ही निकल करके आई है, ऐसा लगता है वो अटैचमेंट ऑर्डर पास कर देंगे। कौन, कोर्ट या मैजिस्ट्रेट। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन डज नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट और रिप्रेजेंट हिज केस बिफोर अ पीरियड ऑफ 14 days स्पेसिफाइड इन सो कॉज, द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू पास एक्स पार्टी ऑर्डर। भाई आपको 14 दिन के अंदर जवाब देना था, आपने जवाब अगर नहीं दिया तो आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देंगे। बहुत आसान सा प्रोसीजर है, देखो। Notwithstanding anything contained in subsection 2, the court or magistrate, if the opinion the issuance of notice under subsection 1 would defeat the object of the attachment or seizure, कि भाई अगर हमने नोटिस इशू किया तो फिर अटैचमेंट या सीजर हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता लग जाएगा, वो प्रॉपर्टी को पहले ही हटा देगा। कि अगर हमने नोटिस इशू किया, तो कॉज नोटिस इशू करना है हमें, वो इशू किया तो उससे ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा अटैचमेंट और सीजर का, तो ऐसे में एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देंगे बिना ऐसा ऑर्डर जो है इशू करे। द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मे बाय एन एंट्रिम ऑर्डर passed ex parte direct attachment or seizure of such property and such order shall remain force till the order under subsection। एक्स पार्टी ऑर्डर आप पास कर देंगे, ये अभी से अटैचमेंट किया जाता है, आप जवाब दे दीजिए, जब जवाब आपका आ जाएगा तो फिर हम पूरा केस कंसीडर करेंगे और फिर देखेंगे कि अटैचमेंट ऑर्डर पास किया जाना है या नहीं किया। इंटरिम ऑर्डर आप सभी लोग समझते होंगे, ऐसा ऑर्डर जो कि फॉर द टाइम बीइंग होता है, भाई जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं आ रहा है तब तक के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो वैलिड रहता है उसको इंटरिम ऑर्डर कहते हैं। इंटरिम ऑर्डर कब तक वैलिड रहेगा ये वहाँ पे लिख दिया गया है, तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है। Sixth, if the court or the magistrate find the attached property to be proceeds of the crime, the court or magistrate shall by order direct the district magistrate to ratably distribute the
सच प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम टू द पर्सन्स हु आर अफेक्टेड बाय सच क्राइम। और अगर कोर्ट को लग जाता है कि भाई ये जो पैसा है या जो प्रोसीड्स है ये किससे निकल करके आया है, क्राइम से ही निकल करके आया, तो जो भी अफेक्टेड पर्सन्स है, भाई चोरी की गई थी, जिनके घर से चोरी की गई थी, अब पैसा मिल गया है तो उनको उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो कि इस क्राइम से अफेक्टेड है। ऑन रिसीट ऑफ ऑर्डर सबसेक्शन 6, जब भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऐसा ऑर्डर मिलेगा जो कि सबसेक्शन 6 में दिया गया है, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कितने दिन के अंदर करना है, 60 दिन के अंदर अंदर करना है। इफ देयर आर नो क्लेमेंट्स, अगर भाई कोई क्लेमेंट ही नहीं आता है रिसीव करने के लिए उस प्रोसीड को, भाई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कब देगा, जब कोई क्लेमेंट होगा, कोई दावा करेगा कि भाई ये पैसा मेरा, ये पैसा मेरा। अगर कोई व्यक्ति ही नहीं आ रहा है दावा करने, कोई क्लेमेंट ही नहीं है, नो क्लेमेंट इज असर्टेन्ड और देयर इज एनी सरप्लस आफ्टर सेटिस्फाइंग, या फिर क्लेमेंट्स को दे भी दिया उसके बाद भी सरप्लस बचता है, सेल स्टैंड फोरफिटेड टू द गवर्नमेंट, तो ऐसा सारा का सारा पैसा किसको फोरफिट हो जाएगा, गवर्नमेंट को हो जाएगा। कितना आसान सा प्रोसीजर है, मेरे समझ से आपको सभी को ये प्रोसीजर जो है 1 बाय 1 स्टेप हमने जो है पढ़ा और बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया। पुलिस ऑफिसर से स्टार्ट होता है, कौन सा पुलिस ऑफिसर, जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पैसा है, ये कहाँ से आया है, किसी क्राइम को कमिट करके आया है, तो भाई वो एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस की अप्रूवल लेकर के मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाएगा। कौन से कोर्ट के सामने, जिसको क्या है, जुरिस्डिक्शन है कि साहब इनका अटैचमेंट करा जाए प्रॉपर्टी। जब भी ऐसा होगा तो जो कोर्ट होगा वो क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा, बोलेगा कि आप 14 डेज के अंदर इसका जवाब दीजिए कि क्यों अटैचमेंट ऑर्डर पास ना करा जाए, ठीक है। और फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद में वो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जो है पास कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर वो व्यक्ति अपीयर ही ना हो, जवाब ही ना दे 14 दिन के अंदर जो टाइम उसको दिया था, तो एक्स पार्टे ऑर्डर भी पास किया जाए। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगे कि भाई अगर हमने नोटिस दिया तो इससे ऑब्जेक्ट जो है हमारा अटैचमेंट का वो डिफीट हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एंट्रिम ऑर्डर पास कर देंगे। और एंट्रिम ऑर्डर तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि फाइनल ऑर्डर अटैचमेंट का ना निकल करके। जब भी अटैचमेंट ऑर्डर कर दिया गया है, नेट प्रोसीड्स ऑफ द जो प्रोसीड्स हैं वो रिकवर उससे उस व्यक्ति से कर लिए गए हैं, तो वो तुरंत के तुरंत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक ऑर्डर इशू करेंगे कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 60 दिन के अंदर अंदर उस नेट प्रोसीड्स को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्लेमेंट्स के। लेकिन अगर कोई क्लेमेंट नहीं है या पता ही नहीं लगता है कौन क्लेमेंट है, या क्लेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके बाद भी सरप्लस कुछ बच जाता है पैसा एक्स्ट्रा, तो उसको तुरंत के तुरंत फोरफीट कर दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। कोई दिक्कत बताओ ज़रा, बहुत आसान सा प्रोविजन, न्यूली एडिड प्रोविज़न है, इसलिए हमने सारा का सारा उसको हर तरीके से जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं मैं बताऊँ। टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अथॉरिटीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? बहुत आसानी, बहुत बढ़िया। चलो ज़रा अब हम आते हैं 100। एनी मैजिस्ट्रेट, अब देखो ज़रा, मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। अब बताओ ज़रा, जब मैजिस्ट्रेट को पावर थी कि वो अरेस्ट का वारंट जारी कर सकता था, अरेस्ट वारंट जारी कर सकता था, तो वो तुरंत को तुरंत ये भी बोल सकता है कि मेरे सामने ही अरेस्ट कर लो। अब जब मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकता है, तो मैजिस्ट्रेट अब सर्च वारंट ना इशू करके अपने सामने भी बोल सकता है कि मेरे सामने ही सर्च कर लो। यही लिखा हुआ है, एनी मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट अ सर्च वारंट टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस, खुद की प्रेजेंस में बोल देगा, ऑफ एनी प्लेस फॉर दी सर्च फॉर विच ही इज कॉम्पिटेंट टू इशू सर्च वारंट। जिसके लिए वो सर्च वारंट इशू कर सकता है वो अपनी प्रेजेंस में खुद सर्च भी करवा सकता है, सर्च वारंट बिना इशू किए। पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एटसेट्रा प्रोड्यूस एनी कोर्ट if it thinks fit impound any document or thing produced before it under this। कोर्ट के सामने आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, चाहे कोर्ट ने बोला चाहे आपने खुद किया, और कोर्ट को लगता है नेसेसरी है, जरूरी है, तो उसको इम्पाउंड कर सकता है। इम्पाउंड का मतलब अपने पास रख लेना, ठीक है, परिबद्ध करके, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को चाहे तो कोर्ट। आ गई बात समझ या नहीं आई बताओ? क्लियर? Now we have reciprocal arrangement regarding process।
रेसिप्रोकल अरेंजमेंट को मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? भाई आप मेरा काम कर देंगे, मैं आपका काम कर दूंगा। आपको मेरी टेरिटरी के अंदर क्या कराने पड़ेंगे, कभी सर्च वारंट कराने पड़ेंगे या अरेस्ट कराने पड़ेंगे, तो आप काम मुझे दे दोगे, समन्स आपको मेरे यहाँ सर्व कराने पड़ेंगे, तो मैं आपके समन्स जो है सर्व कर दूंगा, आप मेरे समन्स सर्व कर दें। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। आप मेरे लिए कुछ काम कर दोगे तो मैं आपके लिए कुछ काम कर दूंगा। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेसेस। प्रोसेसेस कौन सी थी? ये सारी प्रोसेसेस। वेयर अ कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच दिस संहिता एक्सटेंड्स, जिन कोर्ट्स पर ये संहिता लागू होती है उनको हम बोलेंगे सेट टेरिटरी। डिजायर्स, चाहेंगे, दैट अ समन टू एन अक्यूज्ड, a warrant for arrest of an accused, a summon to any person requiring to attend and produce a document, search warrant issued by it shall be served or executed at any place। यहाँ के कोर्ट चाहे तो कहीं पर भी ऐसी प्रोसेस को इशू करा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कौन कौन से? विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी of a court in any state or area in India outside the said territory, जिन पर लागू नहीं भी होता है उन पर। It may send such summons or warrant in duplicate or by post or otherwise to the presiding officer of that court to be served or executed, and where a document referred in clause A or C has been served, the provisions of section 70 shall apply to such summons as if the presiding officer of the court to whom it is sent were a magistrate in the said territory। बहुत आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद में shall be served and executed at any place, बाहर, इंडिया के बाहर, मतलब इंडिया के अंदर ही हो रहा है बट आउटसाइड द सेट टेरिटरीज, ऐसी टेरिटरीज जहां पर ये BNSS जो है वो अप्लाई नहीं होता। इन एनी टेरिटरी in any country or place outside India in respect of which arrangement have been made by the central government, जिन कंट्रीज के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है अरेंजमेंट्स हैं, हालांकि उसके लिए अलग से चैप्टर भी दिया हुआ है नीचे। गवर्नमेंट्स विद द कंट्री और अ प्लेस फॉर सर्विस ऑफ समन्स और एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर्स हेयर एंड आफ्टर रेफर्ड एज कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। ठीक है, जिनके साथ में भाई अरेंजमेंट है, पहले से अरेंजमेंट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि भाई हमारे यहाँ पे अगर कोई प्रोसेस है तो आपके यहाँ पे इशू हो जाएंगी, आपकी प्रोसेस है तो हमें हमारे यहाँ पे इशू करा सकते हैं। इट मे सेंड सच समन और इन डुप्लीकेट डायरेक्टेड टू सच कोर्ट, जज और मैजिस्ट्रेट एंड सेंड टू सच अथॉरिटीज फॉर ट्रांसमिशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन। तो उस तरीके से ट्रांसमिट करेंगे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, और ऐसे जजेस को भेजा जाएगा, ऐसे कोर्ट को भेजा जाएगा, ऐसे मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। कहाँ पर? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में भेजना है तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे जज, कोर्ट या मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जो कि बताया होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बता रखा होगा जब आपके बीच में अरेंजमेंट हुए हैं तो, है ना। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि ईमेल से भेजना है तो ईमेल से भेजोगे आप। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, पहले आप यहाँ के हाई कमीशन को देंगे और ये यहाँ का हाई कमीशन जो है वहाँ के हाई कमीशन को पहुँचाएगा और फिर वो लोग जो है कोर्ट या मैजिस्ट्रेट को पहुँचाएंगे, तो फिर उस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर अ कोर्ट इन द सेट टेरिटरीज। इन द सेट टेरिटरीज का मतलब क्या है? यहाँ के कोर्ट। सेट टेरिटरीज हैज रिसीव्ड फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन। अब देखो जरा, हमने भेज दिया तो वहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, अब वहाँ का जब यहाँ आएगा तो हम भी तो एग्जीक्यूट कराएंगे। हमें अगर रिसीव हुआ कोई सर्विस या एग्जीक्यूशन के लिए, अ समन्स टू एन अक्यूज्ड पर्सन, अ वारंट फॉर अरेस्ट और अक्यूज्ड पर्सन और सर्च वारंट इशूड किसके द्वारा? अ कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया आउटसाइड द सेट टेरिटरीज। मतलब यहीं के इंडिया के ही किसी कोर्ट ने दिया है, लेकिन वो BNSS के अंतर्गत नहीं आता। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था शुरुआत में कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, नागालैंड है, वहाँ पर ये जो है CRPC एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वहाँ कोर्ट्स तो होंगे। अगर वो इशू करेंगे और आपके पास आता है सेट टेरिटरीज, मतलब हमारे पास जहाँ पर BNSS एप्लीकेबल है तो करेंगे। या भाई ऑस्ट्रेलिया का कोर्ट, भाई कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का जो कोर्ट है, जज कोर्ट और जज मैजिस्ट्रेट इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, वो लोग इशू करते हैं। इट शैल कॉज द सेम टू बी सर्व्ड, ऐसे सर्व करा जाएगा जैसे कि इफ इट वर अ समन्स और वारंट रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम अनदर कोर्ट। जैसे कि भोपाल के कोर्ट ने अगर इंदौर के कोर्ट का रिसीव करा है, इस तरीके से सर्व करा जाए, भले ही वो ऑस्ट्रेलिया कोर्ट से आया है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट।
एंड वेयर अ वारंट ऑफ अरेस्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जहाँ पे वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट किया जा चुका है, द पर्सन अरेस्टेड शैल as far as possible be dealt with in accordance with the procedures specified in section 82 and 83. तो obvious सी बात है, a such warrant executed, the things found in search so far as possible be dealt with in accordance with procedure specified in section 104, वहीं पे दिया है तो उसी प्रोसीजर से अपनाएंगे. Provided that in case where a summons or such warrant received from a contracting state has been executed or the document thing produced found in the search shall be forwarded to the court issuing the summons through such authority of the central government. अब क्योंकि उनको फॉरवर्ड करना है भाई, जो कोर्ट इशू करता है उसी को फॉरवर्ड करते हैं. कैसे फॉरवर्ड करोगे, तो भाई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा उस तरीके से फॉरवर्ड करोगे. कोई दिक्कत है, देखो दो कोर्ट्स के लिए काम करने की बात करी गई है. आप मेरे लिए काम करेंगे, मैं आपके लिए काम करूंगा. मैं मान लीजिए वो कोर्ट हूं जो कि बीएनएसएस के अंतर्गत आते हैं और आप वो कोर्ट हैं जो कि बीएनएसएस के अंतर्गत नहीं आते हैं. आप बोलोगे कि मेरे लिए ये प्रोसेस जो है वो सर्व कर दो, ये सर्च वारंट एग्जीक्यूट कर दो, ये अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट कर दो, तो मैं करूंगा ऐसे जैसे कि आप ऐसे कोर्ट हो जो कि बीएनएसएस के अंतर्गत ही आता है. जैसे कि भोपाल और इंदौर दो कोर्ट्स हैं जो बीएनएसएस के अंतर्गत ही आते हैं. भोपाल अगर कोर्ट इंदौर के कोर्ट को कोई एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है तो वो एग्जीक्यूट करता है, आप एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं तो वो एग्जीक्यूट कर देते हैं. ये हम पढ़ चुके हैं, समन्स और वारंट दोनों जगह. तो आप और हम भी उसी तरीके से काम करेंगे. कब, दो केसेस में, या तो आप ऐसे कोर्ट हो जो कि इंडिया के अंदर हो लेकिन बीएनएसएस से बाहर ऑपरेट करते, या फिर आप दूसरे कंट्री के ही कोर्ट हो लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हो हमारे साथ. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अरेंजमेंट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द कंट्री, द अदर कंट्री, दोनों के बीच में कुछ अरेंजमेंट है. ठीक है, तो उसके लिए फिर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट जो है लगते हैं. और उसी के लिए अलग से एक जो चैप्टर है, चैप्टर 8, पहले अलग से नाम नहीं दिया था चैप्टर 8 करके इसको, है ना, ये 7A करके ही पढ़ा जाता था पहले. नाउ ये अलग से चैप्टर 8 के तौर पे जो है जोड़ दिया गया है. ये 105A से स्टार्ट होते थे, अभी 111 से स्टार्ट होते. ठीक है, कैसे किया जाएगा कि लेटर भेजा जाएगा, किस तरीके से प्रोसेस की जाएगी, उसी सब के बारे में जानकारी है. इसको आप देख लीजिएगा, एग्जाम में ये बिल्कुल आता नहीं है. 105 इंपॉर्टेंट था, वो सॉरी 110 जो है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का मतलब क्या है. अब उसका प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे अटैचमेंट करते हैं प्रॉपर्टी का, कैसे फोरफीचर होता है प्रॉपर्टी का, कैसे अरेस्ट करके उस व्यक्ति को वहां भेजा जाए, कैसे वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे. जैसे कि मान लीजिए 112, 113 इंपॉर्टेंट है. हाँ, यहाँ पे भी 112, 113 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि ये पहले 165A और 166A और 166B हुआ करते थे. मैंने 165A, 165B जो भी है, मेरे समझ से 165 ही होगा, है ना, AB करके हुआ करते थे, जो कि अब 112, 113 में जोड़ दिए गए हैं. कि वहाँ पर किसी अथॉरिटी को क्या इंटरोगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो लोग भेज सकते हैं लेटर यहाँ पे. यहाँ के किसी व्यक्ति को करनी है वहाँ के से रिलेटेड, तो ये लोग वहाँ पर लेटर भेज देते हैं. तो कैसे ये प्रोसेस करा जाएगा ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है खुद से. और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कल वो पूछें, और अगर कोई डाउट नहीं होगा तब फिर हम जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो आप शुरू करेंगे, दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ से आपका वास्तविकता में जो क्रिमिनल प्रोसीजर है भाई कैसे स्टार्ट होता है, कैसे चलता है आगे, वो जो है हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो चैप्टर 13 से. ठीक है, तो आपको चैप्टर 8 जो है पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है. अगर कोई प्रोविज़न ऐसा लगता है कि भाई नहीं मिसप्लेस हो रहा है दिमाग के अंदर, क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, ना कभी पूछा जाएगा. 112, 113 कभी हो सकता है पूछ ले कोई तो पूछ, अदरवाइज इट विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. फिर भी आप क्या करेंगे, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं हो जाए, पढ़ लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15-20 मिनट, एंड यू विल गो थ्रू इट. इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? अरे भाई बताया तो मैंने, नागालैंड हो सकती है ना ऐसी टेरिटरीज. हमने सबसे पहला सेक्शन जो पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था,
पढ़ा था ना, ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, नागालैंड। और भविष्य में भी तो टेरिटरीज जोड़ सकती हैं, जैसे सिक्किम जुड़ा था, इंडिया में मर्ज हुआ था, तो क्या इंडिया में मर्ज होते साथ ही पे अप्लाई हो जाएगा सब कुछ? नहीं हो सकता है, ना हो तब कुछ टाइम के लिए अप्लाई। स्पेशल स्टेटस जो है कभी कभार दे दिया जाता है। और कोई क्वेश्चन बताओ, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी